दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएल बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या एसएल के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, या इग्नू के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो पॉलिटिकल साइंस का एक विषय होता है, ये एसएल में बीए प्रोग्राम के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और ऑनर्स के भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो भारत है वो कैसे भविष्य में एक संभावित महाशक्ति हो सकती है। तो हमें इसके अंदर ये बात बतानी हैगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दूसरी बात कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना और भाई बहनों के साथ भी उसे शेयर करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि किस प्रकार भारत एक संभावित महाशक्ति हो सकती है। सबसे पहले आपका जो एक राइटर है जिनका नाम है रॉजर्स बिटन, उन्होंने कहा था और अपने एक लेख में भी लिखा था कि आप भूल जाओ ऐसे भारत को जिसे हम कभी जानते थे। क्यों? क्योंकि पहले का जो भारत था, यानी पहले जो भारत की स्थिति थी वो क्या थी? भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, वो भारत इतना मजबूत नहीं था, वह कमज़ोर था। आज का जो भारत हमारे सामने है, हम जिस भारत को देख रहे हैं वो क्या है कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये 2019 का भारत है और क्या है कि अगर हम देखते हैं भारत को तो हमें पता चलता है कि भारत न केवल एशिया के लिए बल्कि अफ्रीका के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। किस प्रकार केंद्र है? क्योंकि व्यापारिक मामले में हमने जो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण हैं, उस वीडियो में हमने बात करी थी कि भारत कैसे मिलनसार है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, तो बेसिकली ये इंट्रो रहेगा आपका कि कैसे लिखेंगे। जो आपका राइटर है रॉजर्स बिटन, उन्होंने अपने लेख में कहा था कि जो भारत एक समय में उसकी जो स्थिति थी वो अब उस स्थिति में नहीं रही है, अब उसकी स्थिति में सुधार हो गया है। अब भारत आत्मविश्वास से भरा है और आने वाले समय में क्या है कि वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है या उभर सकता है। उसके लिए उन्होंने कुछ निम्नलिखित कारण दिए हैं जो कि इस प्रकार से हम बेसिकली अब एक एक पॉइंट करके बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कहा जाता है कि भारत एक संभावित महाशक्ति है। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति यदि मैं देखें तो भाई भारत जो है पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश है और यदि हम देखें तो ये उत्तर भारत में हमारे हिमालय पर्वतमाला है जो कि आपकी क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, नेपाल वगैरह होते हुए ये आपका असम की तरफ जाता है। दूसरी बात, दक्षिण भारत में अगर हम देखते हैं तो हिंद महासागर है। अगर हम पूर्व में देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में देखते हैं तो हम अरब सागर है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत क्या है, एक भू सेतु है। भू सेतु किसे बोलते हैं? एक ऐसा मिलन है, एक ऐसा स्थान है जो कि पूर्व के लोगों को पश्चिम से जोड़ने का काम करता है। पूर्व के लोग, जैसे आपके देश के नाम बता देता हूँ मैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, लाओस, इस प्रकार के जो आपके देश हैं, इन देशों को क्या करता है, पश्चिम के देशों से या फिर अफ्रीका के देशों से जोड़ने का भी काम करता है। तो व्यापारिक मामले से देखते हैं, अगर भारत की 3 ओर सीमा खुली है, आप देखते हैं नीचे दक्षिण भारत में हिंद महासागर, दूसरी तरफ आपका पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, तो इसका भारत को बहुत लाभ भी मिलता है कि वो अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बहुत आसानी से कर सकता है, उसे किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ साथ जो व्यापारिक मामले हैं, भारत ने शुरू से ही बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, पूरे विश्व में अपनी पहचान अलग बनाई है और आने वाले समय में अगर भारत इसी प्रकार से व्यापारिक रूप से प्रगति करता रहेगा तो भारत क्या है, एक आने वाली महाशक्ति बन सकता है। दूसरी बात करते हैं हम जनसंख्या के मामले में। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई 2011 की जो हमारी जनगणना थी उसके आंकड़ों के अनुसार हमारे जो देश की जनसंख्या थी 121 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं बता दूं आपको 2019 में तो लगभग ये 135 करोड़ हो चुकी है। इसके अलावा भारत अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आबादी वाला देश है। सबसे पहले चीन पे आता है और दूसरी बात, भारत की जनसंख्या का जो 18% आबादी है वो दूसरे देशों में वहाँ पर क्या है कि रहती है कि। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक तो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि भारत की जो संसाधन है उसको वो बड़ी तेज़ी से हासिल कर रही है, बड़ी तेज़ी से उसको ख़त्म करते जा रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो भारत में
60% से भी ज़्यादा ऐसी आबादी है जो कि युवा आबादी है। और युवा आबादी होने के कारण क्या है कि वो अगर युवा अवस्था अगर किसी देश में इतनी ज़्यादा हो, तो वो अगर अपने आने वाले समय में अगर इतना बेहतरीन तरीके से अगर काम करेगी वो, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई वो भविष्य में क्या है कि एक संभावित महाशक्ति बन सकती है। भारत के पास युवा अवस्था होने के कारण क्या है कि एक जो बहुत बड़ा श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति का मतलब इतनी पावर है कि वो दुनिया में किसी को भी झुका सकती है और दुनिया में किसी से भी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देखो, कहने के लिए चीन में भारत से ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन हम अपने देश में देखते हैं तो हमारे देश में युवा लोग ज़्यादा हैं। तो ये क्या है कि भविष्य में युवा अगर अच्छे से काम करे तो भविष्य में आने वाली संभावित महाशक्ति बन सकती है आपकी। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि क्या बात है जो कि भारत को एक संभावित महाशक्ति बना सकती है। तो अगला पॉइंट है आपका अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा, आपको पता है पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और लगभग ज़्यादातर देशों में ये एक संपर्क के लिए तो बोली जाती है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं इसका महत्व भी बढ़ रहा है। बोलना लिखना अगर हम देखें तो भारत अमेरिका के बाद दुनिया में ऐसा दूसरा देश है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में इंग्लिश बोलने वाला देश है। और इसके अलावा आज भारत में बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब क्या है कि बड़ी बड़ी पढ़ाई कर वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। मतलब दूसरे देशों में जा रहे हैं, अगर वो दूसरे देशों में ना जाए, अगर भारत में ही अगर अच्छे से काम करें तो क्या है कि भाई जो जैसे हम देखते हैं कि भाई अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, उसके अंदर ज़्यादातर जो काम करने वाले हैं भारत के हम देखते हैं होते हैं। और भारत के होने के कारण प्रॉब्लम क्या है कि भारत अब ज़्यादातर वहाँ काम करे, अगर यही काम हमारे देश में करेंगे तो जो नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका की दुनिया में टॉप पे चलती है, तो भारत का जो इसरो है वो भी टॉप पे चल सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा और जो हमारे आर्थिक कारण के बारे में बात करते हैं कि भारत अगर देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका, चीन, जापान के बाद चौथे नंबर पे भारत की जो अर्थव्यवस्था आती है। चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था आना पूरे विश्व में एक खास बात एक तो ये है। और विकास के नज़रिए से हम देखें तो ये भारत जो है दूसरा बड़ा देश है जो कि इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है। इसके साथ साथ हम एक बात आपको और क्लियर कर देना चाहते हैं, यदि हम देखें भारत में बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है जनसंख्या वृद्धि की प्रॉब्लम। अगर हम इस प्रॉब्लम को साइड कर दें तो इन जिस प्रकार से 70 वर्षों में लगभग इतना अमेरिका ने अपना विकास नहीं किया था जितना भारत ने अपना विकास कर लिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का जो उत्पादन है 2003 में जो 14.4% लगभग रहा था, और जो 2007 में IMF की जो रिपोर्ट थी उसमें उसने बताया कि भाई जो भारत है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। अगर हम बात करें तो भारत के पास एक कृषि प्रधान देश होने के कारण जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न संकट नहीं आता। और चीन के बाद दूसरे नंबर पे वो ऐसा देश है जो वो वस्तुओं का निर्माण भी करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या पॉइंट है जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला पॉइंट आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या आ जाएगा कि जैसे भारत है, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्तमान समय में। हालांकि आधुनिक लोकतंत्र के बारे में मैं बात करता हूं तो वो अमेरिका से शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। क्यों? क्योंकि चीन की जनसंख्या भारत से ज़्यादा, लेकिन वहाँ लोकतंत्र है नहीं। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो चुनाव होते हैं या फिर जिस भी प्रकार से हमारे शासक को चुना जाता है वो एक खास प्रक्रिया मानी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें यूएनओ हो गया। यूएनओ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी वीडियो की भी अपडेट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका सार्क है। अब सार्क क्या है? सार्क को बोलते हैं कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें भी इसका अहम योगदान है और राजनीतिक मामले में ये हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने आता है। यदि कभी सुरक्षा परिषद में यूएनओ की या फिर और जगह आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है तो भारत बड़ा जोर शोर से उस मुद्दे को उठाता है। तो भारत इस प्रकार से एक आने वाले समय में एक राजनीतिक शक्ति बन गई तो एक महाशक्ति बन सकती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की, उसमें आपका जो स्थायी सदस्यता की जो मापदंड बनाए गए उसमें भारत एक खरा उतरता है।
लेकिन दूसरी बात हम देखते हैं कि उसका जो सुरक्षा परिषद है उसमें दो प्रकार के देश हैं, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। जो अस्थायी देश है उसके अंदर भारत जापान के बाद दूसरे नंबर पे क्या है कि सबसे ज़्यादा बार सदस्य बना, और जापान के बाद अगर दूसरे देश दूसरे नंबर पे वो सबसे ज़्यादा बार सदस्य बना, तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी स्थिति आते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उभर रही है कि नहीं उभर रही है। तो इस प्रकार से भारत एक आने वाले समय में एक क्या है कि एक महाशक्ति बन सकती है। और भी पॉइंट है दोस्तों, हम उन पॉइंटों के बारे में बात करते हैं कि सैनिक कारक। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका सैनिक कारक। सैनिक कारक क्या है बेसिकली, तो सैनिक पता चल रहा है कि भारत की जो सेना है वो मुख्य तौर पर हम उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक तो भारतीय सेना और अर्ध सेना बल। भारतीय सेना अगर हम देख ले अमेरिका, चीन, इसके बाद भारत के पास तीसरी बड़ी सेना है। इसके अलावा जो भारत की जो स्थल सेना है वो पूरी दुनिया में मायने रखती है, पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर रहेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में सैनिक जो ये तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये एसयूएल की बुक, आपकी जो ओल्ड बुक है उसके अनुसार डाटा बता रहा हूँ। ये अभी वर्तमान समय में ये बढ़ भी गया होगा, लेकिन एसयूएल की बुक में अपडेट नहीं हुआ था, तो मैंने आपके लिए वही रखा है, क्योंकि बेसिकली आपके एग्ज़ाम इसी से ही पूछे जाता है और इसी का आंसर जिस प्रकार 12th क्लास तक सीबीएसई का माना जाता है ऑथेंटिक, तो अब आपके लिए भी यही है कि भाई भारत के पास 10 लाख अर्ध सैन्य बल है जो कि दुनिया में अपनी खास पहचान रखती है। इसके अलावा जो भारतीय सेना है वो 30 लाख की जनसंख्या में है, तो ये भी एक अपने आने समय में अपने भी समय टाइम में ये बहुत ज़्यादा खास वैल्यू रखती है। विज्ञान और तकनीक के बारे में बात करते हैं तो दुनिया में जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। भारत का जो बेंगलोर हैगा, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका क्या है कि सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बेचने वाला भी देश है। अगर हम बात करें अमेरिका के नासा के बाद, तो इसरो भारत की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ये वर्तमान समय में इसने बहुत से ऐसे सैटेलाइट आपके लॉन्च किए हैं जो कि बहुत कम कीमत पे और बहुत अच्छे उनके सफलतापूर्वक उसको कर दिया है। जैसे हम बात करते हैं मंगल ग्रह पे आपका भेजा गया जो यान था, वो क्या है उसकी लागत बहुत ही कम थी, लेकिन क्या था कि वो अब इसरो भी इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। तो जिस प्रकार भारत के अगर दुनिया में तो बढ़ रहा है स्पेस, उसका दुनिया के बाहर भी भारत जैसे अभी नासा की चलती है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, तो भारत की भी आगे चल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो भारत में आईआईटी, आईआईएम और एम्स ये विश्व स्तर की संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के देशों से यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लिख के अच्छा आंसर पा सकते हो। अगला है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण क्या है कि सांस्कृतिक कारण में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में कई ऐसे क्षेत्र रहेंगे जो अपनी संस्कृति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसमें से भारत है। भारत अगर हम देखते हैं उसकी जो कल्चर है उसका हर एक स्टेट में बदलता रहता है, और कल्चर बदलने के कारण ये है कि अपने विश्व में पूरी एक खास पहचान रखता है। दुनिया से लोग खिंच के चले आते हैं भारत में भारत की संस्कृति को पहचानने के लिए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज भारत में इतने कहा जाता है कि इतना अच्छा संसाधन, इतने अच्छे रोजगार की सुविधा नहीं है, ऐसा फॉरेन कंट्री का मानना है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो भारत में आते हैं वो भारत में ही बस जाते हैं और यहाँ पर रहकर। तो अब हम सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो भारत एक विश्व में किस प्रकार की अपनी पहचान रखता है और आने वाले समय में किस प्रकार से वो एक महाशक्ति बनकर उभर सकता है। सिनेमा के मामले में बात करते हैं तो जो हॉलीवुड को छोड़ दे तो दुनिया में नंबर 2 नंबर पे जो आपका सेकंड नंबर पे जो है जो बॉलीवुड है, साथ ही साथ अमेरिका की जो यूट्यूब चैनल का एक टक्कर थी टी सीरीज़ के बीच में, तो टी सीरीज़ जो दुनिया में सबसे आगे पहुंच चुका है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि पूरे विश्व में धीरे धीरे हम ज़्यादातर क्षेत्रों में देख रहे हैं कि भाई भारत की जो स्थिति है वो मजबूत होती जा रही है, और मजबूत स्थिति होने के कारण क्या है कि भारत दुनिया में एक आने वाले समय में संभावित महाशक्ति बन सकता है। आपको क्या होगा कि निष्कर्ष लिखना होगा, और निष्कर्ष लिखने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तो निष्कर्ष ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है निष्कर्ष का कि भारत एक संभावित महाशक्ति है, कि भारत जिस पर्याय रूप में पहले देखा जाता था अब भारत उस पर्याय रूप में नहीं है। भारत की जो स्थिति है वो बदल चुकी है। भारत क्या है कि किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में अपना आर्थिक विकास कर रहा है,
और हो सके तो भविष्य में आने वाली एक महाशक्ति है उसके रूप में भी उभर सकता है। तो अतः उपरोक्त बातों से ये सिद्ध होता है कि जो भारत एक किस प्रकार से संभावित महाशक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे चैनल के लिंक को और इसको भी शेयर करें ताकि आपको और भी जो मित्र भाई बहन हैं उनको भी इसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।